नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल ब्रांड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टरों की, जिसमें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार और संसद के द्वारा पारित कानून के अनुसार BMS डिग्री धारक कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम से के आगे डॉक्टर लगा सकता है। 5.5 साल के इस कोर्स को करने वाला आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य कहलाता है। MD की तरह आयुर्वेद में स्नातक डिग्री धारक को आयुर्वेद वाचस्पति और MS में समतुल्य को आयुर्वेद धन्वंतरी कहते हैं। यह अनेक प्रमाण पत्र उनके प्रमाण पत्र में लिखा जाता है। केंद्रीय कानून के तहत MD या MS लिखने का प्रावधान किया गया है। तो इसी कानून के कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं वो एक दिन के लिए देश भर में धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि आयुष डॉक्टर जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं, इस तरह का सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वो इसके योग्य नहीं है। तो इस कानून को ख़त्म किया जाए और जो है एलोपैथ के डॉक्टर है उनको जो अधिकार मिला है, जो करने की क्षमता है, उसी को बरकरार रखा जाए। किंतु ये डॉक्टर जो है समझ नहीं रहे हैं कि ये आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति जो है वो काफ़ी पुराना है और लोग अभी भी जो है देश में लगभग 50% लोगों को ही जो है पूरे विश्व में और भारत में की जाए तो लगभग 40% लोग ही जो है ये एलोपैथ का दवा लेते हैं, बाकी आयुर्वेद या होम्योपैथ का इलाज करते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है और इस कानून को पारित किया संसद में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा जाए तो दुनिया में 50% लोगों को ही आयुष्यक चिकित्सा मिल रही है। महज 250 साल पुरानी एलोपैथी से भारत में सिर्फ 40% लोग ही इलाज कर पा रहे हैं। करा पा रहे हैं। सभी लोगों का इलाज करने का एकमात्र सस्ता और सुलभ तरीका आयुर्वेद है। यानी ये सस्ता और सुलभ भी है और ज़्यादा तरह का ये बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं करता। बट अंग्रेजी दवा का ज़्यादा पावर का ज़्यादा MG खाओगे तो तुरंत साइड इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है, लीवर को कमज़ोर कर देता है। लेकिन आयुर्वेद में सभी नेचुरल जो है नेचुरोपैथी या नेचुरल चीज़ों की इस्तेमाल होती है, नेचुरल रिसोर्स की इस्तेमाल होती है, जिससे साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेचुरल चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने इस तरह कानून बनाया है, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और लोग जो है सस्ता और सुलभ तरीका आयुर्वेद को अपना सके। क्योंकि ये काफ़ी पुराना भी है और सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और कोई तरह का मतलब डिस साइड इफेक्ट है, कोई तरह का साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। तो ये काफ़ी पुराना भी है और सभी जो है इसको मानते हैं, इसको ध्यान देते हैं। किंतु अभी जो विज्ञान की के समय में, ये वैज्ञानिक समय दौर में जो है एलोपैथ की जो है बहुत मांग है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर बनाम एलोपैथ के डॉक्टर, एक ये मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसी को देखते हुए मैंने इस जो लाइन को आपके लिए लाया है कि आयुर्वेद के डॉक्टर बनाम एलोपैथ के डॉक्टर या आयुर्वेद बनाम एलोपैथ, जो कि भारत में बहुत ही इसकी स्थिति क्रिटिकल है। और जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं, एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं, वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इस कानून को, कि आयुर्वेद के डॉक्टर को इस तरह का जो है व्यवस्था या इस तरह का जो है कार्य में ना लगाया जाए, उनको संलिप्त ना किया जाए। सर्जरी हो या ENT हो, डेंटिस्ट्री हो, सभी में इसको लगाया जा रहा है भारत सरकार के नए कानून के तहत। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको जानकारी के लिए पहले मैं आयुर्वेद के बारे में बता दूं कि आयुर्वेद आखिरकार है क्या। तो क्योंकि आयुर्वेद तो बहुत लोग जान रहे हैं कि हाँ आयुर्वेद बहुत ही नेचुरल, इसमें मटेरियल्स का यूज़ होता है, प्रोडक्ट का काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो जानते हैं क्या है आयुर्वेद। आयुर्वेद आधारित इस पुरातन चिकित्सा पद्धति में शारीरिक संरचनाओं, प्राकृतिक क्रियाओं और ब्रह्मांड के तत्वों के समन्वय के सिद्धांत पर इलाज का प्रावधान है। यानी आयुर्वेद क्या है, जो भी चिकित्सा पद्धति है उसमें शारीरिक संरचना, जो भी बॉडी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राकृतिक के साथ जो क्रियाएं जो होती है, और ब्रह्मांड में जो भी तत्व जो है, अलग अलग एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधे से जुड़े हुए होते हैं, उसके एक तत्व, उन्हीं सभी तत्वों का एक समन्वय के सिद्धांत पर इलाज करने का प्रावधान को आयुर्वेद कहा गया है। यानी आयुर्वेद चिकित्सा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि ये 3500 साल पुराना है, लगभग 1500 BC का पूर्व का अर्थात माना जाता है इसको। तो चलिए और जानते हैं आयुर्वेद का इतिहास। माना जाता है कि आयुर्वेद का जन्म ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ। इसकी आधारशिला हिंदू दार्शनिक विद्यालय, वैशेषिक और तर्क विद्यालय न्याय में रखी गई। यह व्यक्ति की रूपरेखा से जुड़ी हुई है, जिसे समाख्या के नाम से जाना जाता है। समाख्या की स्थापना भी उसी समय हुई थी जब वैशेषिक और न्याय विद्यालयों का बोलबाला था। वैशेषिक विद्यालय में रोगों की स्थिति की पढ़ाई होती थी, जबकि न्याय विद्यालयों में
इलाज शुरू करने से पहले मरीज या रोग की स्थिति के बारे में पढ़ाया जाता था। तो ये दो तरह का विद्यालय पहले चलते थे। वैशेषिक विद्यालय किसी तत्व को 6 प्रकार के में व्यक्त करते हैं: द्रव्य, विशेष, कर्म, समान, समव्य और गुण। बाद में वैशेषिक और न्याय विद्यालयों का विलय हो गया और उन्हें न्याय वैशेषिक विद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। न्याय विद्यालयों में ही प्राचीन ज्ञान को विस्तार दिया और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। इन स्कूलों की स्थापना से पहले आज भी आयुर्वेद का जनक पृथ्वी की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। तो ये हिंदुओं का जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, हिंदुओं के जो भगवान हैं, उन्होंने ही इस संसार को, इस दुनिया को जो है का विकास किया, इस दुनिया को बनाया। इसी कारण से उन्हें पृथ्वी की रचना करने वाले या आयुर्वेद के जनक इनको कहा गया है। किसी भी विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का गौरवशाली इतिहास रहा है। मैंने पहले ही कहा कि लगभग 5000 वर्षों से चिकित्सा कार्य में सनद या विज्ञान अन्य चिकित्सा शास्त्र को भी आलोकित कर रहा है। आयुर्वेद में शल्य यानी सर्जरी यानी चीड़-फाड़ जो होती है, शल्य के यानी ENT आँख और ईयर, नोज और टीथ की जो काम होता है सो टंग का, दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट का, इस सभी का जो है विशिष्ट ज्ञान प्रायोगिक रूप से आचार्य सुश्रुत के कालखंड में लगभग 3500 वर्ष पूर्व अर्थात 1500 BC में माना जाता है। यानी जो भी वर्तमान में एलोपैथ के डॉक्टर के द्वारा सर्जरी हो गया या डेंटिस्ट का वर्क हो गया या ENT का जो इलाज होता है, सभी जो है वो काफ़ी पुराने यानी 1500 BC में इसको आचार्य सुश्रुत के कालखंड में इसको प्रायोगिक रूप से किया गया और काफ़ी सफल रहा। उसी समय से ये चला आ रहा है। उसी को जो है एक नया प्लेटफॉर्म, नया तरीके से इसको इसको इलाज करके ये वर्तमान में समय में किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका IMA बोला गया है, उन्हीं के एलोपैथ के डॉक्टर जो है जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसका विरोध किया है और इसको कहा कि इस कानून को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। एलोपैथ ने आयुर्वेद के कई इलाज अपनाए हैं। आयुर्वेद के क्षार सूत्र से एनल फिस्टुला का इलाज अब मानक बन चुका है। यदि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी में दक्ष हैं और मरीज उनसे सर्जरी कराने में को तैयार है तो किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है पूर्व निदेशक एम्स जनरल सर्जरी के विशेष के द्वारा। डॉक्टर MC मिश्रा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। पीड़ित मानवता की सेवा में संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा की मुख्य धारा में सदियों से रहा है। तो जो भी मानव जो पीड़ित होते हैं उसको संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा से ही उनको जो है मुख्य धारा में लाया गया, उनको ठीक करने की कोशिश की गई। समय के क्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, निर्माण विज्ञान, तकनीकी औषधि निर्माण विज्ञान तथा अन्य विज्ञान की विधाओं का विकास हुआ, जिसका लाभ तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के द्वारा पोषित एलोपैथी को मिलता रहा। फलस्वरूप उसे विकसित और पुष्पित पल्लवित होने का प्राप्त अवसर होता गया। यानी साफ तौर पर देखा गया है कि जो भी पहले अंग्रेज थे या फिर भारत में जो जिन लोगों ने शासन किया, सभी लोगों ने एलोपैथ को बढ़ावा दिया और खास करके अंग्रेजों ने। इसी के कारण से जो है आयुर्वेद दबता चला गया और एलोपैथ का उदय होता गया और आयुर्वेद का अस्त होता गया। किंतु अब वो समय बदल गया है। सभी लोग जागरूक हैं और चाहते हैं कि उनको सस्ता और सुलभ जो है उनको चिकित्सा मिले। इसी को देखते हुए सभी लोग जो है आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं। इसमें कोई तरह का शरीर को हानिकारक इसमें तत्व नहीं मिलाया जाता है, कोई तरह केमिकल नहीं मिलाया जाता है, कोई तरह का तत्व इसमें नहीं मिलाया जाता है। किंतु एलोपैथिक में काफ़ी कुछ मिला करके जो है शरीर को कमज़ोर किया जा सकता है, उससे बीमारी भी होती है, बहुत तरह का समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो है प्योर एकदम नेचुरल यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे होते हैं उससे बनाया जाता है। यानी इसमें काफ़ी खुद मात्रा में आयरन, कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं। वेदों में वर्णन, तो आयुर्वेद चिकित्सा का जो है वेदों में वर्णन भी किया गया है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख है। ऋग्वेद में 66 पौधों, जबकि अथर्ववेद और यजुर्वेद में क्रमशः 293 और 81 औषधीय पौधों का जिक्र है। तो इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद के प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन वेदों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। अथर्ववेद और ऋग्वेद की रचना आत्रेय ऋषि के ने की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसका ज्ञान भगवान इंद्र ने दिया था। इंद्र ने खुद ब्रह्मा से यह विद्या सीखी थी। अग्निवेश ऋषि ने वेदों को ज्ञान को संग्रहित किया, जिसका संपादन चरक और कुछ अन्य ऋषियों ने किया। इस रचना को चरक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चरक संहिता में जहाँ रोगों और उसके उपचार का वर्णन है, वहीं सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का उल्लेख है। तो आप जान सकते समझ सकते कि ये आयुर्वेद जो है चिकित्सा कितनी फेमस थी एक समय में, इसका कितना मांग था।
कितने लोग जो हैं इस पद्धति को मानते थे, इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ बदलता गया और अभी वर्तमान में एलोपैथ जो है काफ़ी फेमस है। किंतु देखा जाए तो सुलभ और सस्ता और कोई तरह का नुकसान ना हो तो आयुर्वेद ही है। ऐसा कोई दवा अभी तक से नहीं बना है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा ही है जिसमें कोई तरह का नुकसान नहीं है। आयुर्वेद का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि शामिल है। आयुर्वेद में इन 5 महाभूत कहा गया है। मनुष्य के शरीर में 3 विकार पैदा होते हैं, पी दोष, वात दोष और कफ दोष। इन्हें त्रिदोष कहा जाता है, जो 5 उपदेशों के साथ मिलकर शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और वेद का मानना है कि मनुष्य शरीर को सप्त धातु, 7 उत्तक, रस, मेद, रक्त, मज्जा, अस्थि, मांस और शुक्र, इन अलग अलग काम इनका अलग अलग काम इनके अलग अलग काम है, और रोगों के निदान में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं और कुछ बता दूं कि वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, चिकित्सा की 2 विधाओं के जानकारों के बीच एक दूसरे के कमतर आंकने और खुद को श्रेष्ठ समझने की होड़ वर्तमान समय में हमारे देश में लगी है। हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद और एलोपैथ की। जो मैंने पहले ही बताया, सरकार ने आयुर्वेद के विशिष्ट क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे छात्रों को हड्डी, कान, नाक, आँख, गला, दांत के ऑपरेशन का प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फैसले की आलोचना करते हुए इसे पिछला कदम बताया। एलोपैथ के डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने पर भले ही तंज कस रहे हैं, लेकिन शाश्वत सत्य यह है कि दुनिया को सल चिकित्सा का कहरा आयुर्वेद ने दिया है। तो मैं और बता दूं कि चिकित्सा के सूत्र: वात दोष, इसके तहत कोशिकाओं का आवागमन, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, बेकार पदार्थों के उत्सर्जन का नियमन किया जाता है। सूखेपन से इसके असर को इजाफा होता है, जिसमें वात दोष में। पित्त दोष में इसके तहत शरीर के तापक्रम में नियमन किया जाता है। अष्टिष्ट तंत्रिकाओं के बीच समन्वय के साथ भूख और प्यास का प्रबंधन भी होता है। शरीर में गर्म दशाएं पित्त को बढ़ाती है। कफ दोष, शरीर में पसीने और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों, वसीय चीज़ों में इसमें वृद्धि होती है। शरीर में जोड़ों का सही तरीके से काम करने के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है। शरीर में अपचय क्रिया वात से नियंत्रित होती है। उपापचय पित्त से, और कफ जो है उपचय प्रक्रिया से नियमित होता है। किसी स्वस्थ शरीर के लिए तीनों दोषों और अन्य कारकों के बीच संतुलन होना बहुत ही आवश्यक माना। तो ये चिकित्सा के सूत्र थे। मैं और कुछ बता दूं कि दरअसल चिकित्सा की दोनों जो विधाएं जो अभी वर्तमान में चल रही है, एलोपैथ आयुर्वेद की व्यापक जरूरत का अहम अंग है, जिसकी आयुर्वेद अगर बुनियाद है तो एलोपैथ छत है, एक तरह से माना जा सकता है। दोनों विधाओं के छात्र जब शुरुआती कोर्स करते हैं तो क्या शरीर क्रिया विज्ञान से लेकर अन्य तमाम पहलुओं का पाठ्यक्रम अलग होता है। दोनों को ही बताया जाता है कि हृदय शरीर में रक्त परिसंचरण के लिए जिम्मेदार हैं। और भी बहुत कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, पहले इसको देख लूं कि होम्योपैथिक का जनक जो है किसको कहा गया है, या होम्योपैथिक का जो जनक है एलोपैथ का नाम उन्होंने ही दिया या नहीं दिया। मैं बता दूं कि जिस एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का आज बोलबाला है, 17वीं शताब्दी तक उसकी कोई पहचान नहीं थी। 1796 में जर्मन फिजिशियन सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथ नामक चिकित्सा पद्धति की खोज की। इससे पहले एलोपैथिक चिकित्सा की पद्धति चलन में तो आ गई थी, लेकिन उसे वैश्विक पहचान नहीं मिली थी। अलग अलग देशों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। अमेरिका में ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। इसी को देखते हुए जो है होम्योपैथ के जो जनक हैं जनरल फिजिशियन जो थे जर्मन के सैमुअल हनीमैन, उन्होंने ही एलोपैथ को जन्म दिया या एलोपैथ को नाम दिया। इससे पहले बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता था। वर्ष करीब 1810 में जो है हनीमैन ने इस पद्धति को मतलब नाम दिया है। 1810 में 1796 में जो है वो चिकित्सा पद्धति की होम्योपैथी की खोज की थी, और 1810 में जो है हनीमैन ने एलोपैथिक नाम दिया है, जिसे वैश्विक रूप से स्वीकृति मिली। इससे पहले यूरोप के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति प्रचलन में थी, जो वैज्ञानिक न होकर विश्वास पर आधारित थी। 19वीं शताब्दी में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर काफ़ी शोध हुए, जिसके कारण रोगों के निदान में यह प्रभावी होती गई और लोगों में इसकी स्वीकारता भी बढ़ी। आज यह वैश्विक तौर पर सबसे अहम और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो यह भी कहना सही है, क्योंकि एलोपैथ जो है काफ़ी तेज गति से जो है बीमारियों को ठीक करती है, संतुलन करती है, लेकिन इसके जितने तेज से ये ठीक भी करती है, उतना तेजी से ये शरीर को नुकसान भी करती है। तो हम सभी का मानना है, मेरा भी खास मानना है कि दोनों को ये इसके रहनी चाहिए।
सरकार ने जो कानून लाया है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं किसी को एलोपैथ के डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं या डेंटिस्ट बन सकते हैं या आयुर्वेद का भी कर सकते हैं, ताकि लोग जो है सुलभ और सस्ता जो है तरीका या इसका फायदा उठा सके। और इसका सबसे बड़ा बात है कि ये कोई तरह का शरीर को प्रभावित नहीं करता, नुकसान नहीं करता है आयुर्वेद। तो इसी को देखते हुए सरकार ने, मेरा मानना है कि सरकार ने भी यह फैसला लिया है और इसको प्रशिक्षण देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है आलोचना कर रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार का जो है पूर्ण बहुमत मिल चुका है। इसमें सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से इसको पारित करने की कोशिश कर दिया है। तो जल्दी जो है आयुर्वेद के डॉक्टर जो है इस तभी तरह का शल्य चिकित्सा का काम करेंगे और जल्द ही जो लोगों को सस्ता और सुलभ चिकित्सा मिलेगा। सरकार भी चाह रही है, हाल ही में सरकार ने जो योजनाएं निकाली है उसी के माध्यम से सरकार काफ़ी इस तरह का जो है संशोधन कर रही है और नया नए सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मैं और कुछ जानकारी दे दूं कि दोनों ही विधाओं को जब छात्र शुरुआती कोर्स करते हैं तो बताया जाता है कि हृदय शरीर में रक्त परिचालन के लिए जिम्मेदार है, तो फेफड़े ऑक्सीजन का काम करते हैं। जब दोनों विधाओं का बुनियाद एक ही धातु पर रखी है तो कैसे कहा जा सकता है कि फला की बुनियाद ज़्यादा कमजोर है। दरअसल दोनों ही अपनी अपनी खूबी और अहमियत हैं, जिसके एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसे में बहस के बीच चिकित्सा के दोनों विधाओं को श्रेष्ठता और उपयोगिता के पड़ताल का आज हम के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये था आयुर्वेद। तो मैंने आयुर्वेद और एलोपैथ को अच्छा से समझाने की कोशिश की। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप जरूर इसको जरूर देखिए और लोगों को शेयर भी करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर